अर्जुन धीरे धीरे राधिका के पास आता है। उसकी मौजूदगी से ही कमरे की हवा भारी हो जाती है। वो अचानक राधिका का हाथ पकड़ लेता है। उसकी पकड़ में गुस्सा था और अधिकार भी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अर्जुन ठंडी लेकिन सख्त आवाज में बोलता है कि उस लड़के से दूर रहो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसकी उंगलियां राधिका की कलाई पर और कस जाती हैं। ये उसी का नतीजा है। राधिका की आंखों में आंसू भर आते हैं। अर्जुन आगे बोलता है, अब सिर्फ पार्थ ही नहीं, उसका पूरा परिवार इस घर से जाएगा। राधिका घबरा जाती है। और सिर्फ यही नहीं, अर्जुन की आवाज और कठोर हो जाती है। मैं उन्हें इस शहर में कभी कहीं नौकरी भी नहीं करने दूंगा। राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते सर, वो रोती हुई बोलती है। अर्जुन उसकी तरफ झुकता है। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। क्यों नहीं कर सकता राधिका? तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। जब मैंने तुमसे कहा था कि पार्थ से बात मत करना, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? राधिका का दिल कांप रहा था। वो टूटती हुई आवाज में बोलती है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी सर, बस आप पार्थ के परिवार के साथ कुछ गलत मत कीजिए। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर ठंडे स्वर में पूछता है, क्या सच में मानोगी? राधिका बिना सोचे बोल देती है, हाँ सर। अर्जुन धीरे से मुस्कुराता है। वो मुस्कान प्यार की नहीं थी, वो जीत की थी। ठीक है, वो कहता है, पर वो लोग अब यहां नहीं रह सकते। राधिका की आंखें बंद हो जाती हैं। उसने अपनी चुप्पी के बदले किसी और का घर उजड़ते देख लिया था और अर्जुन समझ चुका था, राधिका को तोड़ने का सबसे आसान तरीका डर था। अर्जुन धीरे धीरे राधिका के करीब आता है। उसकी मौजूदगी से राधिका की सांसें अपने आप तेज हो जाती है। वो हल्के से उसके बाल पीछे करता है। उसकी उंगलियां नर्म थी, लेकिन नियत नहीं। अगर तुमने मेरी बात मानी होती, अर्जुन धीमी आवाज में बोलता है, तो ये सब नहीं होता। वो राधिका की आंखों से गिरते आंसू पोंछ देता है। अब रो मत राधिका। राधिका उसकी तरफ देखती है। आंखों में सवाल थे और दिल में दर्द। वो मन ही मन सोचती है, तुम तो ऐसे नहीं थे अर्जुन, इतने बदल कैसे गए तुम? लेकिन अर्जुन के भीतर एक अलग ही सोच चल रही थी। वो खुद से कहता है, अगर तुम्हें अपने पास रखने के लिए तुम्हारा डरना जरूरी है, तो यही सही। उसकी नजर राधिका पर ठहर जाती है। आवाज अब और गहरी हो जाती है, मैं तुम्हें किसी और के साथ हंसते बातें करते नहीं देख सकता। राधिका, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूं। और फिर वो ठहरकर बोलता है, और मेरे लिए सिर्फ तुम। राधिका की आंखें भर आती हैं। ये प्यार नहीं था जो उसे आजाद करता हो। अर्जुन राधिका की तरफ देखता है और सामान्य लहजे में पूछता है, तुम्हारे एग्जाम कैसे रहे? राधिका हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ठीक थे। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर बिना ज्यादा भाव दिखाए कहता है, अब जाओ, आराम करो।
राधिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। अर्जुन उसकी पीठ देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। उसकी नजर में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ खो देने से डर रहा हो। उधर अजय ऑफिस जा रहे थे। उनके साथ आकाश भी थे, राधिका के पिता। रास्ते में अजय धीरे से कहते हैं, आकाश, तुम्हारी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती, तुम शराब क्यों नहीं छोड़ देते? आकाश खिड़की से बाहर देखते हुए थकी हुई आवाज में कहते हैं, क्योंकि मैं होश में नहीं रह सकता अजय। होश में रहूंगा तो मेघा की यादें मुझे जिंदा नहीं रहने देंगी। कुछ पल की खामोशी के बाद आकाश की आवाज भर्रा जाती है, मुझे बस राधिका की चिंता है। उसका कोई अपना हो, कोई जो उसका ख्याल रखे, तभी शायद मैं भी चैन से मर सकूं। अथर्व तो खुद को संभाल लेगा, लेकिन मेरी राधिका, वो इस दुनिया से कैसे लड़ेगी? बहुत भोली है मेरी बेटी। अजय तुरंत उसकी बात काटते हैं, ऐसी बातें मत करो आकाश, सब ठीक होगा। आकाश अजय की तरफ देखते हैं, आंखों में एक आखिरी उम्मीद लिए, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। मुझे पता है अर्जुन राधिका को पसंद करता है। अजय कुछ पल आकाश को देखते रहते हैं, फिर गंभीर आवाज में कहते हैं, अभी नहीं, पहले मैं देखूंगा कि मेरा बेटा राधिका के काबिल है भी या नहीं। कार आगे बढ़ जाती है, लेकिन उस एक फैसले के साथ राधिका की जिंदगी धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे की ओर बढ़ रही थी जहां प्यार हक बन जाता है और फिक्र कैद। कॉलेज का गार्डन शांत था। पेड़ों की छाया में अथर्व अकेला बैठा हुआ था, नजरें जमीन पर टिकी हुई, जैसे जिंदगी से सवाल कर रहा हो। तभी दूर से पिया की नजर उस पर पड़ती है। वो कुछ पल रुकती है, फिर हिम्मत जुटाकर अथर्व के पास आकर बैठ जाती है। अथर्व उसे देखते ही उठ खड़ा होता है और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। अथर्व, रुक जाओ। पिया की आवाज में बेचैनी थी। मेरी बात सुनो। मैं जानती हूं तुम्हें लगता है कि मैं भी अपने दोस्तों जैसी हूं, पर ऐसा नहीं है। अथर्व गुस्से में पलटकर उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलकता है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो फिर आगे बढ़ने लगता है। पिया जल्दी से उसका रास्ता रोक लेती है। प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। अदिति ऐसी नहीं थी, लेकिन मोहित के प्यार में वो उसकी हर बात मानने लगी। मैं तो बस उसके साथ इसलिए थी क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है। पर मोहित से मिलने के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया। अथर्व ठंडी आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में कुछ नहीं जानना। वो फिर से जाने लगता है। तभी पिया धीमी लेकिन सटीक आवाज में कहती है, मुझे पता है तुम्हें नौकरी नहीं मिली और तुम बहुत परेशान हो। अथर्व के कदम रुक जाते हैं। पिया आगे बढ़कर कहती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। अथर्व धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? तुम मेरी मदद क्यों करोगी?
पिया उसकी आंखों में देखती है। क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, अथर्व। फिर वो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड है अभय खंडेलवाल। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। अगर चाहो तो वहां तुम्हें नौकरी मिल सकती है। अथर्व हैरान होकर पूछता है, सच में? पिया मुस्कुराती है और तुरंत फोन मिलाती है। फोन के दूसरी तरफ से अभय खंडेलवाल की आवाज आती है, मेरी जान, क्या कर रही हो? पिया मुस्कुराते हुए कहती है, अभय, मैं तुम्हें अथर्व के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि कैसे कॉलेज में अथर्व को परेशान किया जा रहा है। अभय कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है, उसे कल ऑफिस भेज देना। उसके टैलेंट के हिसाब से मैं उसे नौकरी दे दूंगा। पिया खुशी से कहती है, थैंक यू अभय। अभय हंसते हुए जवाब देता है, तुम बोलो और मैं न सुनूं, ऐसा हो सकता है क्या? पिया मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अब फोन रखो। फोन कट होता है। पिया अथर्व की तरफ देखती है और कहती है, तुम कल खंडेलवाल के ऑफिस चले जाना, तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। अथर्व कुछ नहीं कहता, बस सिर हिला देता है। दोनों वहां से चले जाते हैं। हॉस्टल का कमरा खामोश था। अथर्व बिस्तर पर बैठा छत को घूर रहा था। उसके कानों में अब भी पिया की बातें गूंज रही थी। नौकरी मिल सकती है, खंडेलवाल का ऑफिस। उसका दिल उलझन से भरा हुआ था। वो खुद से सोचता है, क्या मुझे पिया की बातों पर भरोसा करना चाहिए, या फिर ये भी अदिति और मोहित की तरह मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका है? अथर्व की मुट्ठियां आपस में भींच जाती हैं। फिर वो गहरी सांस लेता है। एक बार जाकर देख लेता हूं। अगर वो सच बोल रही है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है, और अगर झूठ है तो कम से कम मुझे सच्चाई तो पता चल जाएगी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। उधर पिया अपने घर पहुंच चुकी होती है। अपने कमरे में अकेली खड़ी खिड़की से बाहर देख रही होती है। उसके चेहरे पर न कोई मुस्कान है, न कोई बनावट, बस एक सच्ची चिंता। वो मन ही मन सोचती है, आई होप अथर्व, तुम कल इंटरव्यू देने जरूर जाओ। अदिति और मोहित ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूं। अथर्व को यह नहीं पता कि खंडेलवाल परिवार कोई और नहीं, उसके अपने हैं। उसे नहीं मालूम कि जिनके नाम से उसे आज उम्मीद की एक किरण दिख रही है, वही लोग कभी उसकी मां और उसे अकेला छोड़ गए थे। क्या अथर्व और राधिका कभी अपना पाएंगे उन लोगों को जिन्होंने एक वक्त पर उनकी मां को इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया था? या फिर पुराने जख्म इतने गहरे हैं कि रिश्ता बनते ही टूट जाएगा? क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं, दर्द से जुड़ते हैं, और कुछ सच प्यार से नहीं, नफरत से सामने आते।